नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल डीजीआर न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले की। यह मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो का है, क्योंकि पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को भारत के हाथों 5 विकेट से पराजय का सामना करना पड़ा था। यानी श्रृंखला में यदि बने रहना है तो जरूरी है कि न्यूजीलैंड आज का यह मुकाबला जीते। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर प्रदर्शन कर रही है, न्यूजीलैंड के लिए यह जीत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या कुछ हो सकता है और पिछले मुकाबले में आखिर क्या वजह रही जो भारतीय टीम आखिरी समय पर कहीं ना कहीं संघर्ष करती दिखाई दी, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास एक्सपर्ट के साथ। सुखदेव सिंह गुम्मन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर, पहले बात करते हैं हम पहले टी20 मुकाबले की कि एक अच्छी रिदम में दिखाई दे रही थी भारतीय टीम, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पर हम देखें कि मैच फंसता हुआ दिखाई दे। ये संकेत क्या मानते हैं आप? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए चेंजेस हुई हैं। जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा यंग है कि वेंकटेश अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर हैं। दूसरा हम देखें केएल राहुल भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और सिर्फ 2 ही बैट्समैन हो, जबकि आप 7 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं। अक्षर पटेल कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बैट्समैन नहीं है, एक ऑलराउंडर हैं वो, जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं कि मेन वो स्पिनर हैं और थोड़ी बैटिंग करते हैं। तो आप जब 7 बैट्समैन के साथ खेल रहे हों और उसके बाद में अगर आपको उस समय तो लगभग ऐसा लग रहा था कि जब आपको 24 बॉलों पे 23 रन की ज़रूरत हो और फिर भी आप उसको अल्टीमेट ओवर में, लास्ट ओवर में ले जाएं, और लास्ट ओवर में जाकर भी ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं फंस रहा है। जब वेंकटेश अय्यर आउट हुए, ऑल्दो उन्होंने एक बहुत अच्छा चौका मारा, स्लोअर बॉल थी और उसको पुल किया गैप में और 4 रन बने। और सेकंड जो रश ऑफ ब्लड कहना चाहिए या एक थोड़ा सा इनोवेटिव, जो नए बच्चे होते हैं इनोवेटिव होते हैं, अगली बॉल को उन्होंने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करी जो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर कैच हो गया। उस समय थोड़ी सी कंडीशन ऐसी लग रही, सिचुएशन ऐसी लग रही थी ऐसा ना हो कि इंडिया फाइनल ओवर में फंस जाए। ऋषभ पंत की तारीफ करनी होगी, उन्होंने सिंगल लिया और एक चौका मार के इंडिया को जीत दे दी। बट मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी थंपिंग विक्ट्री हो सकती थी, जो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग कह सकते हैं, बहुत ही नर्वस कह सकते हैं कि नर्वस विक्ट्री हुई। और कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होगा कि हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है, वो बॉलिंग लाइनअप ने हमने न्यूजीलैंड को 106 पे 13 ओवरों में क्रूज करने दिया। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ध्यान रखने लायक कि अगर आपकी बॉलिंग 13 ओवर में, न्यूजीलैंड जैसी टीम जो अभी वर्ल्ड कप फाइनल खेल कर आ रही है और हमने देखा कि कितनी अच्छी टीम वो बनती चली जा रही है पिछले 1 साल के अंदर, अगर हम देखें तो किस तरह से आईसीसी के 3 टूर्नामेंट में फाइनल में वो पहुंची, टेस्ट चैंपियनशिप जीती, 50 ओवर में वो अनफॉर्चुनेट रहे कि हार गए वो। और हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही, पिछले संडे की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में टी20 वर्ल्ड कप में हार गए। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इतना जैम पैक्ड है कि 1 हफ्ता पहले आप हार कर आए हैं और 5 दिन बाद ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि सीरीज लॉस के लिए। अगर आज आप मैच हार जाते हैं तो आप एक सीरीज हार जाएंगे। तो ये बताता है कि कितना जैम पैक है इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कैलेंडर, कि क्रिकेटर्स को कितना चेस करना पड़ता है, रनिंग अराउंड करना पड़ता है कि वो उस पर्टिकुलर कैलेंडर को फॉलो कर सकें। ये वही टीम है जिसके बारे में हम देख रहे थे कि इतनी शानदार फील्डिंग कर रही है, और हमने परसों के मैच में देखा कि कितनी ज़्यादा मिसफील्ड उन्होंने करे। मुझे लगता है कि अगर कहीं फील्डिंग उनकी 19 स्टैंडर्ड पे होती तो कहीं ना कहीं जो 5 से 10 रन उन्होंने एक्सेस दिए वो डिसाइसिव हो सकते थे जब फाइनल ओवर में इंडिया को 9 रन बनाने थे। वैसे सर, कंसिस्टेंसी की बात की हमने, न्यूजीलैंड अब यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर की एक अच्छी जीत दिलाएं, लेकिन टीम सऊदी यहाँ कप्तानी कर रहे हैं। सर, टीम सऊदी के लिए ये अनुभव अभी शुरुआती दौर में तो हम देखें तो थोड़ा कड़ा रहा है। आज किस तरीके की थिंक टैंक उनकी स्ट्रेटेजी चाहेगा, ये मेरा पहला सवाल था। और दूसरा ये, भारतीय टीम का भी थिंक टैंक बदला हुआ है, राहुल द्रविड़ अब कोचिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पिछले मुकाबले में जिस तरह की जीत मिली उससे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ खुद बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो दोनों टीम के थिंक टैंक क्या सोच रहे होंगे और आज किस तरह की स्ट्रेटेजी हम नहीं, डेफिनेटली देखिए ये एक नया एरा है जिसमें रोहित शर्मा एज कैप्टन ऑफ टी20 इंडियन क्रिकेट टीम और राहुल द्रविड़ एज हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एक नया एरा चालू हुआ है और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आप पहला मैच खेलें और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो अभी वर्ल्ड कप फाइनल खेल कर आ रही है और जिसने बहुत इंप्रेस किया है सभी क्रिकेट फॉलोअर्स को। और पहला मैच जीतना, ऑल्दो वो कन्विंसिंग थंपिंग विक्ट्री हमने कहा कि नहीं है,
बट वो जैसा परफॉर्मेंस इंडियन प्लेयर से होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए। देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक्स कहनी चाहिए। सूर्य कुमार ऑल्दो उन्होंने 50 किए, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, पर जिस तरीके से वो विकेट छोड़कर खेलने की कोशिश करके क्लीन बोर्ड हुए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दिखाती है कि अभी यंगस्टर हैं, इमेच्योर हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ऑल्दो अपनी जगह जो सीमेंट कर ली है 1 डाउन के लिए। वो मुंबई की तरफ से भी 1 डाउन खेलते हैं IPL फ्रेंचाइजी में, और यहाँ पे इंडिया के लिए भी 1 डाउन खेल रहे हैं। अच्छे फॉर्म में हैं, सब तरह की रेंज ऑफ स्ट्रोक्स उनके पास है, पर कहीं ना कहीं जब आप एक 50 बना लेते हैं और आपको अपनी जगह भी बनानी है, तो जब बैट्समैन सेट हो जाता तो उसका दारोमदार होना चाहिए, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू सी हिज टीम थ्रू, कि मैं वो टीम मेरी टीम को वो मैच में जिता के लेके जाऊंगा। ना कि इस तरह से अगर उस समय सूर्य कुमार यादव वो ऐसा शॉट खेलकर आउट नहीं होते तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली हम ये मैच 1-1.5 ओवर रहते हुए जीत सकते थे। जहां तक हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे, टिम साउदी की बात करेंगे, तो टिम साउदी मैं फिर कहना चाहूँगा ये वही टीम है। सिर्फ 2 प्लेयर अगर देखा जाए, ऑल्दो उन्होंने 3 चेंजेस किए। एक कॉनवे जो है, डेविन कॉनवे जो है वो हाथ में इंजरी के कारण से बाहर है, और कप्तान विलियमसन ने ब्रेक लिया है कि वो टेस्ट मैच की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स है। ये आपको कैसे भी आड़ा तिरछा शॉट मारने के लिए प्रेरित करता है, और वो है जिसमें आपको टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट खेलना होता है। और आप अभी वर्ल्ड कप में उसी तरह के फटाफट क्रिकेट खेल कर आए जहां आपको इम्प्रोवाइजेशन करना होता है, क्रिकेटिंग बुक शॉट्स को छोड़कर शॉट खेलनी होती है जिसपे आपको ज्यादा रन मिल सके। तो एक माइंडसेट अलग होता है, उस माइंडसेट को वापस से उस लायक बनाने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है, और उनको 2 टेस्ट मैच ये सीरीज खत्म होने के बाद में इंडिया में खेलना है। एक कप्तान जो एक अच्छा बल्लेबाज है और एक अच्छा कैप्टन है, दिखाता है कि वो कैसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट करता है अपनी टीम में से। 3 चेंजेस जो रहे, मार्क चैपमैन जो थे उन्होंने ऑल्दो अपने आप को स्टेप अप किया, 50 रन बनाए, बहुत ज़्यादा कमी नहीं खेलने दी केन विलियमसन की। लेकिन 2 जो दूसरे प्लेयर थे कि टॉड एसल थे, उनको अच्छे रन पड़े, 3 ओवरों में 33-34 रन उन्होंने लीड किए, और रविंद्रन करके एक जो प्लेयर जिनको खिलाया गया था वो 8 बॉलों पे 7 रन बना पाए, और बॉलिंग भी उन्होंने नहीं करी। तो मुझे लगता है ये दोनों जो पोजीशंस हैं न्यूजीलैंड टीम में वो अंडर स्क्रूटनिंग है। कहीं ना कहीं थिंक टैंक ऐसा सोच रहा होगा, क्योंकि ये डिसाइडर सीरीज डिसाइडर है, ये मैच हार जाएंगे तो सीरीज हार जाएंगे। कहीं ना कहीं हम इस जोड़ी को देख सकते हैं जिन्होंने 19 विकेट इंडिया के अगेंस्ट 13 मैचेस में लिए हैं 7.2 के इकोनॉमी के साथ में, और जेम्स निशान जो कि एक ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेलते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड थिंक टैंक जो है ये 2 प्लेयर को ड्राफ्ट करेगी, जिससे कि वो कम से कम ये जो मैच आज का है उसको हर हालत में जीते, ताकि सीरीज जो है वो लाइव रहे। दूसरा सर हम देखें कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज कहीं ना कहीं संघर्ष करते दिखाई दिए। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो पिछली बार मुकाबले में बड़ी पिटाई हुई है उनकी। ये न्यूजीलैंड के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मेन बॉलर है, और अगर उनकी पिटाई हो जाएगी तो पूरी जो गेंदबाजी की लाइनअप है वो परेशानी में दिखाई देती है, और हमने देखा पिछले मुकाबले में। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इंडिया में आकर आप फास्ट बॉलर्स हों, हाँ स्पिनर्स को थोड़ी बहुत इफेक्ट हेल्प जरूर मिलती है। हमने देखा किस तरह से मिचेल सेंटर ने अच्छी बॉलिंग करी, उसके बाद में बाकी कोई भी बॉलर, आप टिम साउदी को देखें, उनको रन पड़े। हाँ, लास्ट में आकर डेफिनेटली ट्रेंट बोल्ट ने बेटर बॉलिंग करी, जिस कारण से मैच थोड़ा सा हमको फंसता हुआ नजर आया। बट इंडियन विकेट्स के ऊपर बॉलर्स के लिए, और वो भी इन कंडीशन में जब आप बॉलिंग सेकंड करते हैं, जब ड्यू होता है, और ड्यू में जैसा हमने देखा यूएई में किस तरह से हालत हुई कि एक तो बैट्समैन के लिए विकेट पैराडाइज हो जाता है, बैटिंग अच्छा होने लगता है, बॉल स्किड होकर बैट पे आती है, स्ट्रोक मेकिंग ईजी हो जाता है। बॉलर के लिए उतना टफ होता है कि इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, फील्डर्स के लिए टफ होता है, आप इसको फील्डिंग बराबर नहीं कर पाते। हमने देखा बहुत सारी फील्डिंग मिस्टेक्स हुई, लैप्सेस हुए, जो कि न्यूजीलैंड के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। वर्ल्ड कप में भी रिसेंटली हमने देखा, परहैप्स दे वर द बेस्ट फील्डिंग साइड इन द एंटायर टूर्नामेंट, और वही टीम यहाँ आती है और 5 दिन के बाद में हम देखते हैं कि बड़ी स्लॉपी फील्डिंग हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए एक टायरिंग, एक ड्रेन आउट होना, उसके बाद में 4-5 दिन बाद ही, और सबसे बड़ी बात है आपको मेंटली अपलिफ्ट करना कि हम एक वर्ल्ड कप हार कर आ रहे हैं। देखो, आपको फिजिकली देखिए आप कैसा भी होंगे, पर एक जो चीज लगती है कि एक विनर और एक रनर अप,
बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक आप ट्रॉफी लेकर आते हैं, सारे हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाता है कि वर्ल्ड कप विनर हैं आप, और उसके बाद में एक आपको वहाँ एक सिर्फ कंसोलेशन प्राइज रहता है कि आप रनर अप हैं। ठीक है कि दो टीम हैं, दो टीम को फाइनल में आना है, उनमें से एक विनर है एक लूज़र है, बट डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड लूज़र इज़ ह्यूज। जो एक ट्रॉफी मिलती है, जो एक नाम मिलता है, और उस नाम को देख के जो आपके यंगस्टर आगे आते हैं, वो क्रिकेट सीरियस खेलते हैं, अपने करियर परस्यू करने चाहते हैं क्रिकेट में, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उन कंट्रीज़ को मिलता है जो कंट्रीज़ चैंपियन होती हैं। वैसे सर एक चीज़ हमने देखी कि रोहित शर्मा अब T20 फॉर्मेट के एक कप्तान के तौर पर उस दिन मुकाबले में उतरे थे, लेकिन बल्लेबाजी में दबाव नहीं दिखाई दिया। ये एक अच्छा संकेत है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उन्होंने खुल के की, अच्छी इनिंग की, भले ही वो अर्धशतक नहीं बना पाए हो, लेकिन उस इनिंग से पता लगा कि ये खिलाड़ी अपने ऊपर कप्तानी का दबाव तो नहीं आने देगा। नहीं, देखिए अगर हम रोहित शर्मा को देखें तो वो खुलकर उन्मुक्त होकर ही बैटिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसएडवांटेज भी साबित होता है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि एज ए कप्तान जब आप 50 को अप्रोच कर रहे हैं और आप सबसे सीनियर बैट्समैन भी हैं और आप 142 रन विराट कोहली से पीछे हैं, क्योंकि विराट कोहली जो है आज T20 इंटरनेशनल के लीडिंग रन स्कोरर हैं, उनसे 142 रन आप पीछे हैं, और आप ही कैप्टन हैं, और आप एक बार अगर सेट हो गए हैं, सेट होके विकेट थ्रो करना एक क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है किसी बल्लेबाज के लिए भी। मैं ऐसा कहूंगा कि अगर मैं रोहित शर्मा का करियर जब से मैंने देखा है, वो सुसाइडल बैटिंग करते हैं एट टाइम्स। आई एम सॉरी व्हाट आई एम यूजिंग इज ए वेरी रॉन्ग वर्ड, बट मैंने देखा है कि वो सेट होने के बाद में भी कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे कि जिसके थ्रू अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। एक अच्छा बल्लेबाज और एक ऑर्डिनरी बल्लेबाज के बीच में यही एक डिफरेंस होता है कि अच्छा बल्लेबाज सेट होने के बाद अपना विकेट नहीं देता, और एक ऑर्डिनरी बैट्समैन जो होता है वो सेट होने के बाद में आपका विकेट थ्रो के चला जाता है। रोहित शर्मा कहीं ना कहीं ग्रेट बैट्समैन और एक ऑर्डिनरी बैट्समैन के बीच में उनकी जो एक ये शॉट सिलेक्शन है वो पुअर है। आप आज की डेट में आपके पास रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी है, आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सबसे सीनियर बैट्समैन हैं आज की डेट में। बाकी यंगस्टर हैं जितने भी, अगर हम देखें के राहुल यंग हैं, ऋषभ पंत यंग हैं, दोनों अय्यर यंग हैं, श्रेयस भी और वेंकटेश भी, कोई बैट्समैन आपके पास ऐसा है नहीं, और आप कैप्टन होके इतने सीनियर बैट्समैन होके अगर आप उस लेवल तक आ जाते हैं, 30 रन प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, तो यू शुड सी योर टीम होम विद द विन। आपको कोई भी इस तरह का रिस्क लेने वाला शॉट मारने की जरूरत नहीं, और रन रेट को इतना बड़ा आपको अचीव करना नहीं था कि जहां आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी पड़े और आप कहीं पे भी अपना विकेट खोकर आए। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ वुड हैव मेड ए नोट ऑफ इट, और वो उन्होंने डेफिनेटली वो रोहित से बात करेंगे कि आप जब एक बार अच्छी तरह से आप देखिए, जब बैट्समैन जम जाता है तो उसको ये वाला छोटा बॉल भी बड़ा बॉल नजर आने लगता है, फुटबॉल दिखने लगता है कि देखिए एक रश ऑफ ब्लड होता है। हम जब जाते हैं उन कंडीशन से एक्लेमेटाइज होने के लिए, उनके साथ समंजस बिठाने के लिए थोड़ा समय लगता है, और एक बार जब आपको समझ में आने लगता है कि उस पिच से किस पेस से बॉल आ रही है, कितना मोमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बॉल को मिडल कर रहे हैं, जब आप उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर होता है, लेग्स में प्रॉपर हो जाता है, रनिंग विद विकेट आप अच्छी करते हैं, आप अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं, तब आपको विकेट नहीं थ्रो करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इंडियन बैट्समैन को सबको सोचना होगा। नए बच्चे हैं, नई ब्रीड है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ है वही लगभग खेल रही है। अब आप मान के चलें कि कुछ प्लेयर्स जो हैं जिनको रेस्ट दिया गया है, अभी विराट कोहली भी वापस आएंगे, तो आने के बाद में इनमें से जो ये प्लेयर खेल रहे हैं, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आपको फिर से बाहर बैठना होगा। मुझे लगता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिडिल ऑर्डर में नहीं मिल सकती है कि एक अच्छा बैट्समैन हमारा बाहर बैठा हुआ है जिनको वापस आना है। तब तक आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लीजिए, सो दैट as and when there is an injury or as and when there is a replacement, you raise your hand, I'm standing there, I can do better for my country. वैसे सर यहाँ पर एक बड़ा अपडेट यह है कि टॉस हो गया और एक बार फिर टॉस जो है रोहित शर्मा ने जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि विराट कोहली जो बतौर कप्तान टॉस के मामले में बड़े अनलकी साबित हुए थे, उसके ठीक विपरीत रोहित शर्मा टॉस के मामले में लगातार टीम के लिए लकी साबित होते जा रहे हैं। सर एक बार फिर मैं तो ऐसा बोलूंगा, टॉस के लिए नहीं, रोहित शर्मा को अगर मैं बोलूं तो वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे लकी प्लेयर है। हमने उनको देखा कि कितने मौके उनको मिले हैं। मैंने क्रिकेट को बहुत फॉलो किया है और मैंने देखा किस तरह से वो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद में भी उसको कैरी किया जाता था। ही इज ब्लेस्ड चाइल्ड कि वो एक इस तरह का क्रिकेटर हो गए हैं कि जिनको मुझे नहीं लगता इंडिया ने कभी किसी क्रिकेटर को इतने चांस दिए होंगे जितने रोहित को दिए होंगे। एंड ऑब्वियसली वो लक फैक्टर है, तो आपका सिक्के के साथ उछाल में भी आप लकी हो रहे हैं। और जहां तक हम रांची के विकेट की बात करेंगे तो
वो पिच जो है उसके ऊपर सिर्फ 2 अभी तक T20 हुए हैं, उनमें से एक वॉश आउट हो गया था। तो वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि वो पिच कितना खेलती है, कैसी खेलती है, क्या वो बैटिंग फर्स्ट को फेवर करती है या बैटिंग सेकंड को फेवर करती है। परंतु इन दिनों में और इन कंडीशन में जब ड्यू फैक्टर होता है, तो ड्यू फैक्टर होने के बाद में ट्रेंड इन इंडिया इज विन द टॉस, बॉल फर्स्ट, विन द मैच। तो सर सही मानते हैं इस फैसले को आप? पहले बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप सीरीज डिसाइडर में हैं, एक मैच आप जीत चुके हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तो अब आप वो उस तरह का गेम दिखाइए अपना कि कंडीशन आपके फेवर में है, आपको मौका मिला है कि आप अपनी बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो आप करें। तो जैसा हमने पिछली बार भी बताया था, यूएई में भी किस तरह से रिजल्ट सीधा ही 20% आपके फेवर में एडिशनल आ जाता है, तो एक एडवांटेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब आपको जो टीम सिलेक्शन है, आपकी जो टीम है उस हिसाब से, और कम से कम मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले रादर फर्स्ट मैच में इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी या बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट नीड्स टू बी लुक्ड इन। 106 रन 13 ओवरों में 1 विकेट के ऊपर अगर कोई टीम बनाएगी, तो मैं तो सोचता हूं कि इंडियन टीम लकी थी कि हमको एक छोटा स्कोर चेस करने को मिला। वी आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग अबाउट 185-190 रन न्यूजीलैंड बनाएगी, एंड दैट वुड हैव बीन रियली टफ फॉर इंडिया कि हम इन्हीं कोई मरते गिरते लास्ट में 2 बॉल बचे हुए हमने वो मैच जीता। अगर वो उस तरह की बैटिंग कर गए होते तो इट वुड हैव बीन मच डिफिकल्ट फॉर इंडियन टीम टू विन द मैच। तो डिफिकल्टी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए पिछले मुकाबले में हमने देखी। थोड़ा सा अगर आखिरी समय पर मुकाबला फंसता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन एक बार फिर रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। और महत्वपूर्ण अपडेट ये भी आ रहा है कि सिराज गेंदबाज भारतीय टीम के पिछली बार कुछ इंजर्ड हुए थे मुकाबले में, और उनकी जगह इस बार हर्षल पटेल लेने वाले हैं। डेब्यू कर रहे हैं पिछले मुकाबले में जहां इंदौर के सितारा खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ने डेब्यू किया था, तो आज भारतीय टीम में हर्षल पटेल डेब्यू करने जा रहे हैं। सर, युवाओं के लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं और निगाहें रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए, ये तो परफॉर्मेंस है जो बोल रही है। हर्षल पटेल इंडिया के वो अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में पर्पल कैप अर्न करी। 32 विकेट लिए उन्होंने 8.1 रन के इकोनॉमी रेट से, और किसी भी बॉलर के लिए वो एक ड्रीम है। और उन्होंने एक जो हाईएस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड था वो भी शेयर किया देवेंद्र ब्रावो के साथ में आईपीएल में। तो ये अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो टीम थिंक टैंक आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि ही डिजर्व टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। आप अगर मान लीजिए आपने टीम बना दिया है और आपके पास में मौका था, आईसीसी ने आपको टाइम दे रखा था कि उस टाइम के बीच में आप अपने प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं, तो कुछ अच्छे प्लेयर थे जिनको उस समय मौका दिया जाना जरूरी था, या उनको आप एडिशनल प्लेयर्स कैरी कर सकते थे साथ में कि ठीक है, ये हमारी टीम के साथ में नहीं, इनकेस अगर हमें लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस की जरूरत है तो हमें देनी चाहिए। उन्हीं में से अगर हम बात करेंगे तो युजवेंद्र चहल भी जो है वो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं T20 इंटरनेशनल्स में। 66 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पे हैं, 63 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल सेकंड नंबर पे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठे हैं पिछले मैच में भी, और शायद आज भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस तरह के प्लेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको लाना होगा। बट कहीं ना कहीं टीम थिंक टैंक ये भी सोचती है, आप 7-6 बल्लेबाज के साथ खेल रहे हैं, सातवां आपके पास में एक और ऑलराउंडर है अक्षर पटेल, जिनसे हम बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं बैटिंग में। बट अगर उनको अक्षर को रिप्लेस करके युजवेंद्र चहल को लेकर आते हैं, डेफिनेटली बॉलिंग ऑप्शन एक अच्छा मिलता है। परंतु आपकी जो बैटिंग लाइनअप है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर आपकी बैटिंग है, वो फिर स्ट्रगल करेगी और कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा एडवांटेज मुझे लगता है बैटिंग वाला शॉर्टर फॉर्मेट में जो है वो अक्षर पटेल के फेवर में गया। सर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, अब इन्हें इनकी काबिलियत साबित करना पड़ेगी, क्योंकि अभी तो कई सितारा खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है। भले ही उसमें हार्दिक पांड्या की बात की जाए, कुणाल पांड्या को हम लोग मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और उसके साथ साथ विराट कोहली, वो भी अभी आने वाले समय में टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इन 3 खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने का अगर कोई मौका है तो ये वाली श्रृंखला। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मुझे इन सब में से लगता है कि ऋषभ पंत जो हैं वो एक काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं। वो दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी भी करते हैं और तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेल रहे हैं। परंतु उनका जो अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो थोड़ा सा अंडर स्क्रूटनिंग है। अंडर स्क्रूटनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो उन्होंने 2021 में 8 मैचेस खेले हैं, और उन 8 मैचेस में उन्होंने 124.68 की स्ट्राइक रेट के साथ में रन बनाया है। और यही अगर हम देखेंगे सरप्राइजिंगली जो उनका अदरवाइज रन रेट है वो 122 स्ट्राइक रेट है वो 122.62 है, जो उस तरह के डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का जो वो बहुत कम है। और
इस अगर स्क्वाड की हम बात करेंगे तो केएल राहुल भी हैं जो एक एडिशनल कीपिंग करते हैं, मेकशिफ्ट कीपर का काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ईशांत किशन भी हैं, वो भी विकेट कीपिंग बैट्समैन हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी की परफॉर्मेंस को हमको क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है तो ऋषभ पंत की है कि आपको एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन के रूप में जाना जाता है और रखा गया है। परंतु अगर हम देखेंगे पिछले साल भर में तो कहीं पे भी उसकी ग्लिम्सेस हमको देखने नहीं मिली हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने अच्छा काम नहीं किया, तो इसलिए आप मिडिल ऑर्डर में जब आते हैं तब आपको रादर देन बीइंग डिस्ट्रक्टिव आप डिफेंसिव होकर खेलते हैं कि मुझे विकेट नहीं गंवाना है, मुझे थोड़े बहुत रन बनाने हैं। और इन द बागेन अगर आपकी स्ट्राइक रेट जो है 125-24 रहेगी तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई काबिल तारीफ है। और आपकी ख्याति जैसी है, जिस रूप में आप खेलते हैं, जिस तरीके से आप खेलते हैं, वो उसके आसपास भी कहीं नहीं है। तो जहाँ तक ऋषभ का सवाल है, 2 प्लेयर बिल्कुल खड़े हुए हैं जो उनकी प्लेस ले सकते हैं। और वेंकटेश अय्यर तो अभी नए हैं, पहला ही मैच उनको खेलने को मिला। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रदर्शन हमको आईपीएल में दिखाया। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले ओडीआई में उनसे बॉलिंग कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो आपके बैटिंग ऑलराउंडर हैं। और अगर आपने उनको हार्दिक पांड्या की जगह पे लिया, वो भी ऑलराउंडर हैं, तो आपके पास एक एडिशनल बॉलर है। सिराज को हमने देखा कि रन पड़े, ऑल्दो भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 2 ओवर नई बॉल के साथ करे, 2 पुराने के साथ किए, और उनको स्विंग भी मिला नई बॉल के साथ में। और बाद में जाकर भी उन्होंने 24 रन देके 2 विकेट लिए। पर सिराज को रन ज़्यादा पड़ना एक डेफिनेटली एक वरिंग साइन था। आज वो नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह हर्षल पटेल खेल रहे हैं। वो हर्षल डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। हमने देखा किस तरीके से वो स्लोअर बॉल को मिक्स करते हैं, इकोनॉमी रेट भी उनकी 8 के आसपास है। तो आपको ऐसा एक प्लेयर तो जरूर चाहिए जो जिस समय बैट्समैन आपको खुलकर मारना चाहता है और आप चतुर लोमड़ी की तरह अपना पेस में मिश्रण करते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं। हमने उनको देखा यॉर्कर, स्लोअर यॉर्कर्स कैसे मारते हैं, 5-5, 6-6 एक स्पॉट के ऊपर यॉर्कर करते हुए हमने उनको देखा हुआ है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सिलेक्शन आज इंडिया ने किया है हर्षल पटेल को इंड्यूस करके। सर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ इस पूरी श्रृंखला को एक प्रयोग के तौर पर भी देख रहे हैं? हमने 2 मुकाबले देखे, दोनों में लगभग हम देख रहे हैं कि डेब्यू यंगस्टर्स ने किया है। क्या तीसरे मुकाबले में आपको उम्मीद है कि आवेश खान को भी प्रयोग के तौर पर टीम में लिया जा सकता है? और अगर आज का मुकाबला जीत गए तो इस प्रयोगवादी विचारधारा और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जितनी भी टीम्स होती हैं जो सीरीज डिसाइडर होते हैं, तो आज एम्फेसाइज रहेगा कि आज का मैच जीतिए, सीरीज जीत जाइए, और उसके बाद में जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करिए। मुझे लगता है 100% हम आवेश को 3rd T20 इंटरनेशनल में खेलते हुए देखेंगे, प्रोवाइडेड इंडिया आज जीतती है। और इंडिया आज अगर हारती है तो डेफिनेटली वो सीरीज डिसाइडर होगा। तो उस समय जो आपके बेस्ट प्लेइंग ऑप्शंस होंगे वही खेलेंगे। उस समय फिर कोई भी रिस्क प्रयोग नहीं होगा कि हम नए लोगों को खिला लें, देख लें वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उस समय आपके लिए सीरीज डिसाइडर होगा और सीरीज डिसाइडर में हारना नहीं चाहेंगे। लेकिन सर, सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को साबित किया और धीरे धीरे ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं टीम का एक मजबूत हिस्सा बनते जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर हम सूर्य कुमार यादव को देखेंगे तो ऑल्दो मैं इस फेवर में नहीं था कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो प्रेजेंट फॉर्म बैट्समैन की होती है, अगर हम देखेंगे मुंबई इंडियंस ने इस बार पहली बार सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की या उनकी जितनी भी बैटिंग लाइनअप थी उसका फेलियर था। कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पाए। सूर्य कुमार यादव भी इनफॉर्म में नहीं थे। हम वर्ल्ड कप में भी देखेंगे तो कोई खास बैटिंग नहीं वो कर पाए। ऑल्दो कल हमने देखा, परसों की उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। ही इज़ ए गुड बैट्समैन, गुड यंगस्टर। एक हमको जो 1 डाउन बैट्समैन की ज़रूरत है वो उसके हिसाब से सारी क्वालिटीज़ को फुलफिल करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग, टफ और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि अगर आप एक बार विकेट पे जम जाते हैं तो फिर आपको आपका विकेट थ्रो नहीं करना है, आपको अपनी टीम को जिता कर लेकर आना है। सर, बात करूंगा मैं आर अश्विन की। ये खिलाड़ी का सफर भी अभी पिछले दिनों हम देखें कि बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, और यही वजह है कि भारतीय टीम ने आर अश्विन के विकल्प को खोजना शुरू कर दिया था। वरुण चक्रवर्ती उनके विकल्प के तौर पर आए थे, कुलदीप यादव उनके विकल्प के तौर पर आए थे, यजुवेंद्र चहल उनके विकल्प के तौर पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी का कोई पार नहीं पा सका। क्या कहेंगे सर? एक बार फिर साबित करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही चतुर बॉलर हैं वो, और मिशन बहुत है उनके पास में, वेरिएशन बहुत है उनकी बॉलिंग में। और कमबैक करने के बाद में 4 गेम उन्होंने खेली हैं, 4 में 8 विकेट लिए हैं। ऑल्दो उनमें से 2 जो थी वो नामीबिया और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस थे,
परंतु इकोनॉमी रेट की अगर हम बात करेंगे तो 5.23 के हिसाब से उन्होंने कोई भी स्पिनर अगर आपको 5-6 रन देता है और विकेट 1 या 2 विकेट आपके लिए लेता है, वो किसी भी कप्तान के लिए एसेट है। और हर कप्तान विश करता है कि मेरे पास 1 या 2 बॉलर ऐसे होने चाहिए जिनकी इकोनॉमी रेट कम हो और वो आपके लिए विकेट भी खरीद कर लाए। अश्विन उसमें फिट होते हैं। मुझे लगता है कि उनको बहुत देर तक इग्नोर किया गया कि मे बी क्या होता है जब टीम थिंक टैंक होता है, वो ये सोचता है कि अब क्योंकि अश्विन थोड़ी एज में भी ग्रो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके उनका आने वाले कुछ साल में रिटायरमेंट होगा, तो क्यों ना नए ऑप्शन खोजे जाएं जो आने वाले समय में हमारी टीम में वो जगह को भर सकें। तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। हमें बहुत सारी उम्मीदें थी वरुण चक्रवर्ती से, अनफॉर्चुनेटली कुछ बेटर यूएई में वो नहीं कर पाए। फिटनेस पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिजिकल फिटनेस पे भी वो जो इंडियन क्रिकेट टीम के स्टैंडर्ड हैं उससे थोड़ा सा लो हैं। अक्षर पटेल की हम बात करेंगे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो फील्डिंग में और थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड में लो हैं। आज हम यूज टू हो चुके हैं। अब ये पुरानी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है जहाँ पर ठीक है कि अगर आप बॉलर्स होते थे तो उनको छुपाते थे कि कहीं जाकर वो वहां पे बॉल चली जाएगी तो किस तरह से उठाएंगे। हम देखते थे कि किस तरह से अंडर आर्म थ्रो किए जाते थे फाइन लेग से या थर्ड मैन से। आज आप देखेंगे तो कितनी इजाइल फील्डिंग है, कितनी अच्छी बैटिंग है। लोअर ऑर्डर बैट्समैन की हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे पास बल्लेबाज हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। दीपक चाहर को हमने देखा 60 रन बनाए उन्होंने, क्या तो ये आपके पास ये नहीं कि अगर आप बॉलिंग कर सकते हैं तो भाई आपको टीम में ले लिया जाएगा, नहीं। आपको तीनों डिपार्टमेंट में ही अच्छा होना पड़ेगा। आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अगर आपको एज ए बल्लेबाज भेजा जाता है तो कम से कम 10-20 रन बनाने की आप में क्षमता होनी चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंडिया टीम में सिलेक्शन हो पाएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज गुप्टिल की। सर शानदार फॉर्म में दिखाई दिया है खिलाड़ी, और जिस अंदाज में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की पिटाई की थी और वो घूरने वाला सीन भारतीय गेंदबाज का निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। सर ये खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम, अपने अनुभव का पूरा उपयोग करने वाला बिल्कुल ठीक बात है। इस टीम में मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड की इस समय जो है, अगर न्यूजीलैंड टीम में हम देखें तो 3 नाम हमको सबसे ज्यादा याद आते हैं। एक रूस टेलर हैं जो उनके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सबसे सीनियर बैट्समैन हैं, केन विलियमसन हैं उनके बाद में हैं, और मार्टिन गप्टिल हैं। मार्टिन गप्टिल अगर हम देखेंगे तो उनमें भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं उतना जस्टिफिकेशन अपनी पोटेंशियल से नहीं कर पाए जितने बड़े प्लेयर वो हैं। हमने देखा वो कैसे लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं। पहले वाले मैच में भी हमने देखा कि जब तक वो विकेट पे थे तब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 180-90 रन बन जाएंगे। उनके आउट होने के बाद में कहीं ना कहीं बैटिंग जो थी वो गड़बड़ा गई, स्ट्रगल कर गई और रन नहीं बना पाए। उनको 11 रन की जरूरत है विराट कोहली के 3227 रन को सरपास कर लीडिंग T20 इंटरनेशनल रन गेटर बनने के लिए। अगर वो 11 रन आज बनाते हैं तो वो T20 इंटरनेशनल के सबसे लीडिंग रन स्कोरर हो जाएंगे। वैसे सर खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप क्या महसूस कर पाए पिछले मुकाबले में कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी के बीच में क्या बदलाव कितना दिखाई दिया और यंगस्टर भारतीय टीम को कितना आगे ले जाएंगे, कितना सुनहरा भविष्य अब आपको दिखाई देता है यहाँ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी बदलाव के बीच टीम अब प्रयोग करती जा रही है। 2 चीजें अगर हम पिछले में देखेंगे रवि शास्त्री और विराट कोहली की, तो रवि शास्त्री वॉज मोर ऑफ ए मैनेजर देन ए हेड कोच। हेड कोच का काम होता है कि प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना, जाकर पिच को देखना, उसका निरीक्षण करना, देखना वो किस तरह की है, इसमें क्या हो सकता है। जब आपके नेट प्रैक्टिस होती है उसमें खड़े रहना और उस समय लोगों को गाइड करना कि बॉलिंग क्या गलत कर रहा है, बैट्समैन क्या गलत कर रहा है, प्रोएक्टिव होकर स्टेप्स लेना, जो मुझे लगता है कि रवि शास्त्री को हमने करते हुए नहीं देखा। हमने पिछले मैच में ही देखा कि नेट प्रैक्टिस में किस तरह से, जबकि राहुल द्रविड़ बैट्समैन थे, बॉलर नहीं थे वो, और वो बॉल के साथ में प्रैक्टिस करा रहे थे नेट्स के ऊपर, जो है बहुत हार्टनिंग साइन है देखने के लिए। हमने देखा वो पिच का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे, उसको देख रहे थे। हमने देखा वो जो एनालिस्ट बैठा था, वीडियो एनालिस्ट, उसके पास में बैठ के नोट्स बना रहे थे। ये सारी चीजें बताती हैं कि आपका जो हेड कोच है, हेड कोच मतलब आपको हर एक चीज बारीकियां देने वाला, आपको सिखाने वाला, आपकी कोई गलती है उसको करेक्ट करने वाला, ऐसा होना चाहिए। तो वहां पे क्या था, कप्तान बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे और हेड कोच जो थे वो एज ए मैनेजर की भूमिका में रहकर एक सेकंड स्टेज पे स्टेप लेकर पीछे बैठे हुए थे। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे रोहित शर्मा को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अग्रेसिव नहीं है, वो नॉर्मल कैप्टन टाइप दिखते हैं कि ठीक है कुछ हो गया। हाँ, और अगर आप वहाँ हेड कोच की बात करेंगे तो वो बहुत अग्रेसिव दिख रहे हैं
कि वो एग्रेसिव नॉट इन टर्म्स ऑफ वो जो बोलते हैं या जो करते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, ही इज माइजर इन स्पीकिंग, बात करने में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल उनका होता है, चेहरे से एक्सप्रेशन आप नहीं पढ़ सकते हैं, पर उनकी जो करनी होती है वो बताती है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं और क्यों उनको बीसीसीआई ने सिलेक्ट किया। आपको बीसीसीआई खुद बोलती है कि आप जाइए, आपका एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन के लिए टाइम एक्सटेंड किया जाता है, फिर एप्लीकेशन ली जाती है और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, वो बताते हैं कि एज ए क्रिकेटर आप किस तरह से द वॉल के नाम से आप मशहूर हैं। एक एंड पे खड़े हो जाते थे तो वहां पे कोई विकेट गिरता नहीं था, दूसरे एंड के ऊपर आप अपने रन बनाएं, जो भी आप करते रहते थे। इंडिया के क्रिकेट को इस लेवल में लाने में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, उसके बाद में एमएस धोनी, विराट कोहली, मैं तो बोलूंगा ये 4 लोग हैं। हाँ, इट डजंट मीन्स कि बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, बट अगर हम प्रोमिनेंट नाम गिनेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम आज जिस लेवल पे पहुंची है, तो ये रीसेंट पास के अगर हम लोगों की बात करेंगे तो इनमें से ये 4 लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्हीं कारण से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको रिवॉर्ड भी किया जाना चाहिए। बीसीसीआई के चेयरमैन हैं सौरव गांगुली, उन्होंने अपने टाइम में किया हुआ है। एनसीए के साथ में जुड़े हुए थे राहुल द्रविड़, जूनियर टीम अंडर 19 के साथ जुड़े हुए थे, अभी ए टीम को लेकर गए थे श्रीलंका। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो काम कर रहे हैं और उनके रिजल्ट आ रहे हैं, और आज टीवी के माध्यम से इतनी सारी चीजें सब लोगों को दिखने लग गई हैं कि लोग खुद बोलते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो आप परफॉर्म करेंगे वो सामने सामने दिखेगा, नहीं करेंगे वो भी दिखेगा, और हर एक कोई आदमी को आपका क्रिटिक होगा या आपको प्रेज करेगा, वो आपके काम को देखते हुए करेगा। और सर फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं, तो आज आपकी फेवरेट टीम? देखिए, दिल है हिंदुस्तानी, और उसके साथ साथ फिर मैं बोलूँगा कि इन कंडीशन में टॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु आज न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो है, मैच तो अच्छा होगा ही होगा। कल जो देखा था कि जिस एक अच्छी पोजीशन से 106 पे 1 पे 13 ओवर में न्यूजीलैंड ने जिस तरह से उस मैच को स्लिप होने दिया, मुझे लगता है कि आज वो भी प्रिपेयर्ड होंगे, वो बेटर क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट अच्छा देखने को मिलेगा। परंतु डेफिनेटली एडवांटेज जो है वो इंडिया को है कि हम लोग पहले बॉलिंग कर रहे हैं, सूखी बॉल के साथ में हम बॉलिंग करेंगे, और जब हम बैटिंग करेंगे तब कंडीशन हमारे फेवर में होगी, गीली बॉल के साथ न्यूजीलैंड को बॉलिंग करनी होगी। एडवांटेज इंडिया, एडवांटेज इंडिया को यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन द्विपक्षीय सीरीज का आज दूसरा मुकाबला भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। भारतीय टीम चाहेगी कि आज मुकाबला जीतने के साथ साथ इस सीरीज पर कब्जा कर लिया जाए, और जाहिर तौर पर इसका असर खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर पड़ेगा, कोच राहुल द्रविड़ की स्ट्रेटेजी पर पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा मुकाबला यहां पर भारतीय टीम खेलना चाहेगी। लेकिन न्यूजीलैंड जो कि पलटवार में माहौल है और पिछली कुछ समय का इतिहास बता रहा है कि न्यूजीलैंड को लाइटली नहीं लिया जा सकता, तो न्यूजीलैंड यहां चाहेगी कि उसके लिए चूंकि करो या मरो का मुकाबला है, इसलिए एक अच्छा खासा पलटवार करके बराबरी पर इस पूरी सीरीज को लाया जाए, ताकि जो अगला मुकाबला है वो और ज्यादा रोमांचक बनाया जा सके। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।